नमस्कारम, आप सभी का वेलकम है महर्षि संवाद कार्यक्रम में। और इसमें मेरी आपसे एक्सपेक्टेशन होगी कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। तो ये लाइव शुरू हो चुका है, आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिए। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कि रेवोल्यूशन इन एजुकेशन। उस पर जाने से पहले मैं आप सबसे इसकी भूमिका पर बात करना चाहता हूँ कि आज के 10 वर्ष पहले से मैंने ये इस जर्नी को शुरू करने की कोशिश की, लेकिन मैं बुरी तरीके से असफल रहा और मैंने ये पाया कि बहुत सारी कमियां मेरे भीतर है। मेरे पास अनुभव नहीं है, मेरे पास वो ज्ञान नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है। तो इन सारी चीज़ों पे मैंने काम किया और अब वो सही समय आ चुका है जब हम इस कार्यक्रम को चला रहे हैं। इसका मेन और मुख्य उद्देश्य ये होगा कि लोगों में जागृति लाएं। अब इस जागृति को लाने के लिए हम लोगों को एक टॉपिक लेना पड़ेगा और उन टॉपिक के ऊपर पूरा डिटेल डिस्कशन करना पड़ेगा कि प्रॉब्लम कहाँ है, उसका सॉल्यूशन कैसे ला सकते हैं, हम उसमें कैसे भूमिका निभा सकते हैं। तो उन सारी चीज़ों को लेकर चर्चा करते हैं। आज का जो मुख्य कार्यक्रम है वो कार्यक्रम है कि आ, हम एजुकेशन में रेवोल्यूशन कैसे ला सकते हैं, रेवोल्यूशन इन एजुकेशन। तो सबसे पहले तो हम लोग करंट इश्यूज़ या प्रॉब्लम को समझते हैं कि वास्तविकता में क्या क्या हमारे साथ में चल रहा है। तो सबसे पहली और बड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ में ये है कि जिस एजुकेशन सिस्टम के अंडर हम लोग अभी पढ़ रहे हैं या जो चल रहा है वो मैकाले द्वारा बनाया गया सिस्टम है। जिस सिस्टम का मुख्य उद्देश्य एम्प्लॉयज़ खड़े करने यानी कर्मचारी या फिर मजदूर खड़े करने थे, तो उसी अप्रोच को, उस बेसिक स्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए आज हमारा एजुकेशन सिस्टम आगे बढ़ रहा है। बट इसमें क्रिएटिविटी जो है वो पूरी तरीके से मर जाती है। इसमें कोई भी नया इनोवेशन करने की बात पे जोर दिया ही नहीं जाता है। एक परफेक्ट सिलेबस होता है, उस सिलेबस को ही पढ़ना होता है और सबके लिए वही लागू होता है। आज तक हम सब लोगों ने हम एक चीज़ों से गुजरे हैं, जैसे कि त्रिकोणमिति। रियल लाइफ में त्रिकोणमिति का क्या मतलब है किसी को कोई मतलब नहीं, लेकिन उस परफेक्ट चीज़ को हम लोग पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं। ऐसे ही जब हमने बहुपद पढ़े, हमने समीकरण पढ़े बहुत सारे, उन सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन रियल लाइफ में उनका क्या यूज़ है, हम लोग कैसे प्रयोग कर सकते हैं, हमें कोई भी आइडिया नहीं है। हम पूरी तरीके से उन चीज़ों को बस केवल रटते जा रहे हैं, एग्ज़ाम में नंबर लाते जाते हैं, मार्कशीट हमारी जनरेट हो जाती है, उसके बेस पे ये डिसाइड हो जाता है कि कौन कितना बेहतर है। हमारी जो अप्रोच है वो बहुत ही ज़्यादा बुरी है। हम लोग कुछ क्वेश्चंस देके और बच्चे की पूरी जो क्षमता है उसे आंकने की कोशिश करते हैं कि ये कितना सफल हो सकता है, कितना ज़्यादा असफल हो सकता है। बहुत सारे लोगों को एक्सप्लेन करना नहीं आता है, बहुत सारे लोगों को लिखना नहीं आता है, लेकिन हम उन चीज़ों पे फोकस करते नहीं। हम तो बस ये देखते हैं कि फाइनल एग्ज़ाम में मार्क्स क्या आए हैं और मार्क्स को ही दुनिया समझ बैठे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम से सभी ग्रसित हैं, मैं भी ग्रसित हूँ, आप भी ग्रसित हो। मैं भी ये देखता हूँ कि मेरे बच्चे कितने नंबर आने चाहिए, आप भी यही देखते हो कि हमारे बच्चे के जो नंबर है वो सबसे ज़्यादा आने चाहिए, हमारा बच्चा टॉप करना चाहिए। ये मेंटेलिटी जो है ये हमें बहुत पीछे ले जा रही है। हर एक बच्चा यूनिक होता है, उसके ऊपर अलग काम करने की ज़रूरत होती है, बट डेफिनेटली हम उन चीज़ों को इग्नोर करते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। हम लोग, हमारी जो डिग्रियां हैं वो एक तरीके से कागज़ बन के रह चुकी है, एक तरीके का सर्टिफिकेट बन के रह चुका है कि इस तरह से जो है हम लोगों को ये चीज़ें आती है, बट वास्तविक जीवन में हमें उसका कोई मूल्य पता नहीं है। हम बस उसे एक जैसे भेड़ चाल जो होती है वो चलते जा रहे हैं। हम कुछ अपनी ओर से नया नहीं कर रहे हैं, बस डिग्रियां ले रहे हैं और घर पे बैठ रहे हैं। बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। इन फ्यूचर ये चीज़ आगे बहुत ज़्यादा हमको परेशान करने वाली है। तो जो मैकाले का सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है और हमें उसको बदलने की ज़रूरत है। उसके बाद में बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने ये आती है कि जो भी अच्छी एजुकेशन मिलती है, जिसको वास्तविक मायने में एजुकेशन कहा जा सकता है, वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। वो इतनी ज़्यादा कॉस्टली है कि हम लोग उसे अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं। लाखों रुपए की फ़ीस होती है महीने की बड़े बड़े स्कूल्स की, वो लोग हम अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हैं। और जो वास्तविकता में अगर आप टैलेंट देखें तो गरीब बच्चे में ही होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि कितनी ज़्यादा स्ट्रगल या प्रॉब्लम से वो फेस करता हुआ निकल रहा है। अगर वास्तविकता में उसकी चीज़ों पे फोकस किया जाए तो डेफिनेटली हमें बहुत ज़्यादा आउटपुट मिल सकता है। बट प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ पे जो एजुकेशन है बहुत ही ज़्यादा महंगा है, इतना ज़्यादा महंगा है कि हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा हमारा जो सिलेबस है वो आउटडेटेड है। अरे यार, मतलब जो चीज़ें आज के 5 वर्ष पूर्व हुई, 10 वर्ष पूर्व हुई या 20 वर्ष पूर्व हुई, जो मेरे माता पिता ने पढ़ा वही चीज़ें मुझे पढ़ाई जा रही है। ये कौन सा एजुकेशन सिस्टम है जहाँ पे 20-25 साल में चीज़ें बदलनी नहीं है,
जो चीज़ें हो सकता है कि किसी एक व्यक्ति के लिए परफेक्टली वर्क की, बट ज़रूरी नहीं है कि वो मेरे लिए भी वर्क करे, ज़रूरी नहीं कि हमारी आने वाली पुश्तों के लिए वर्क करे। हमें सिलेबस को हमारे समय के साथ में अपग्रेड करना पड़ेगा। हर ईयर, मेरा तो ये मानना है कि हर ईयर हमको कुछ ना कुछ चेंजेस करने चाहिए। बट ये बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने बन के खड़ी है कि यूनिवर्सिटीज़ का यही हाल है कि जो सिलेबस उन्होंने एक बार रख दिया था वही सिलेबस आज तक यूज होता जा रहा है। अब वो बच्चों के पास में डिग्रीज होते हैं बट वो कहीं पे भी जॉब लगने लायक होते ही नहीं है, क्योंकि उनके पास में जो करंट वर्ल्ड में चल रही होती है स्किल्स वो होती नहीं है। हमारे जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है हमारे जो एजुकेशन का, उसमें भी सेम ही चीज़ है। हम लोग आगे बढ़ चुके हैं, हम लोग अपग्रेड हो चुके हैं, हमारे सामने टेक्नोलॉजी है, हमारे फ्यूचर में बहुत सारी चीज़ें चेंज होने वाली, बट हम लोग उसके अकॉर्डिंग नहीं सोच रहे हैं। हम लोग आज के अकॉर्डिंग नहीं, हम लोग पीछे के अकॉर्डिंग सोच रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा बुरा है। इसलिए आउटडेटेड सिलेबस जो है हमें एक तरीके से बर्बाद कर रहा है, हम लोगों को उसको बदलने की ज़रूरत है। फिर एक और प्रॉब्लम हमारे सामने आती है कि हमने आज तक ये देखा है कि कॉपी लो, पेन लो, बैग लो और बच्चे को पढ़ाओ। तो वो जो अप्रोच है, उस अप्रोच में बहुत सारी खामियां हैं। उन खामियों को हमें निकालना पड़ेगा। आज हम लोग टेक में जी रहे हैं, हम लोगों को बदलना पड़ेगा। हम लोग कॉपी पेन और उसके भरोसे नहीं रह सकते हैं, वो समय जा चुका है। उस समय को हम लोगों को डेफिनेटली इंस्पिरेशन हम उससे ले सकते हैं, लेकिन उससे आगे निकलना पड़ेगा। हम लोग वहाँ पे बंद के नहीं रह सकते हैं। दूसरों को जो सक्सेस मिली, हो सकता है कि मुझे जिन चीज़ों से सक्सेस मिली उससे मेरे बच्चों को सक्सेस नहीं मिलने वाली है। मुझे उसमें परिवर्तन करने पड़ेंगे। हम लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा कि हम लोग फ्यूचर के लिए सोचें, अभी के लिए सोचें या बाद के लिए सोचेंगे। तो उन चीज़ों पे हम लोगों को फोकस करने की ज़रूरत है कि जो अप्रोच है हमारी कॉपी पेन पेंसिल वाली, इसको हम लोगों को हटाना पड़ेगा। एक और बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत ज़्यादा गिरी हुई है, इतनी बेकार है कि हमारे यहाँ पे जब बच्चा 10वीं में आ जाता है तब भी उसे मैथ्स के सवाल करने नहीं आते हैं, उन्हें किताब पढ़ना नहीं आता है। इतने सारे पैसे लेते हैं सरकारी स्कूलों के अंदर, प्राइवेट स्कूल्स के अंदर, बट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जब आता है तो पूरी तरीके से बंटाधार है, कुछ नहीं पता है। एक दो बच्चा सक्सेस हो जाते हैं, उसको हम लोग होर्डिंग में लगा देते हैं कि ये देखिए 95% बना है, 97% बना है, बट हम लोग उनकी रियलिटी जानते नहीं कि कितने बच्चे फेल हो चुके हैं। और फेल का मतलब, मेरा कहने का मतलब ये कि वो रियल लाइफ में फेल हो चुके हैं। जैसे कि एक एजुकेशन सिस्टम हमारे पास में है, वो हमारे को 12 से 13 साल अगर पढ़ा रहा है और उसके अंदर आउटपुट के तौर पे कुछ भी नहीं आ रहा है। 12 से 13, किसी को 15 साल पढ़ रहा है, कोई 16 साल तक पढ़ रहा है, और रियल लाइफ में आउटपुट निकल के कुछ नहीं आया। वो ना तो जॉब लग पाया, ना उसने कोई नया इनोवेशन किया, ना कुछ चीज़ें की। जो भी लोग सीख रहे हैं ये ठोकरे खाकर सीख रहे हैं। ठोकरे खाकर जो सीखेंगे डेफिनेटली वो उनके लिए यूजफुल होगी, लेकिन एक एजुकेशन सिस्टम के लिए, सब लोगों के लिए इंस्पिरेशन नहीं हो सकती है। इस कारण ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत गिरी हुई है। हमारे टीचर्स के पास में सही स्किल्स है ही नहीं, या फिर उनका मन ही नहीं है पढ़ाने का। देखिए पुराने टाइम में ये हुआ करता था कि जो गुरु हुआ करता था वो अपनी सारी जो ज्ञान होता था उसके पास में, वो सब कुछ दे दिया करता था अपने शिष्य को, और बहुत सी बार उनके शिष्य ही उन्हें डिफीट कर दिया करते थे। महाभारत में हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे। लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि इन चीज़ों को हमें बदलना पड़ेगा। हम अगर इसको नहीं बदलते तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने आकर आएगी। चलिए जी, एक और बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने ये है कि स्टूडेंट टीचर रेशियो। अभी हमारे पास में टीचर्स बहुत कम हैं, स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हैं। और जब एक टीचर 50-50 बच्चों को संभालता है या 100-100 बच्चों को एक साथ संभालता है, तो डेफिनेटली वो किसी पे फोकस कर ही नहीं पाएगा। वो देख ही नहीं पाएगा कि कौन से बच्चा क्या कर रहा है, कहाँ तक उसकी लर्निंग पहुँची है और क्या क्या दिक्कतें चल रही है। तो हमें बहुत सारे टीचर्स की नीड है वास्तविकता में इस समय पर। बट हम लोग इस जगह पे है जहाँ पे हम लोग बहुत सारी अलग अलग चीज़ों पे बहुत ज़्यादा पैसा बर्बाद कर रहे हैं, बट हम अपने एजुकेशन सेक्टर पे वो बर्बाद ही नहीं करते। हम आप हमारा बजट भी देखें तो हमारा बजट भी 1% से भी कम में हमारा एजुकेशन पे जो है वो फोकस करता है। तो ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हम लोगों के लिए, हमें उससे सुधारने की ज़रूरत है। अब हम लोग बात करते हैं कि इनके सॉल्यूशंस क्या क्या हैं। हमने प्रॉब्लम्स को समझ लिया, अब हम सॉल्यूशंस की बात करते हैं। तो सबसे पहला सॉल्यूशन ये है कि रेवोल्यूशन इन एजुकेशन, हमें शिक्षा में एक क्रांति की नीड है। भारत में कभी भी किसी भी चीज़ को अगर बदलना होता है तो उसके लिए एक बड़ी क्रांति की नीड होती है। और आज हम लोगों को भी, इंडिया को भी रेवोल्यूशन इन एजुकेशन की नीड है, एक बड़ी क्रांति की नीड है।
जिस क्रांति से हम लोग हमारे एजुकेशन सिस्टम को कम्प्लीटली चेंज कर सकते हैं या एक नए तरीके से जो है ला सकते हैं। और इस चेंज के कारण आप जो सबसे बड़ा मकसद ये है कि हमें फ्यूचर में जो चीज़ें आएंगी उनके अनुसार ढलना पड़ेगा। एक और बड़ी बात यह है कि वर्तमान समय में ये परिस्थिति सारे देशों में सेम है। जो भी देश इसे सबसे पहले अपनाएगा और सबसे पहले इस रेवोल्यूशन को अपने भीतर ले आएगा, वो इस सदी में सबसे आगे निकल जाएगा। हम लोग बड़े वर्षों से एक बात को करते आए हैं कि हमें विश्व गुरु बनना है, लेकिन अगर विश्व गुरु बनना है तो हमें रेवोल्यूशन इन एजुकेशन की नीड है, उसे हम लोगों को करना ही पड़ेगा। तो एक बड़ा कारण हम लोगों को बनना पड़ेगा खुद को, और रेवोल्यूशन इन एजुकेशन की नीड है। हम सब लोगों को एक साथ मिलना पड़ेगा। वी हैव टू कम, और हम लोगों को इसके ऊपर चर्चा करनी पड़ेगी, समाधान लाने पड़ेंगे, एक दूसरे के साथ में चीज़ों को करना पड़ेगा। और डेफिनेटली जब ये जागृति जनता के अंदर आएगी तभी ये जो चीज़ें हैं वो बहुत अच्छे से बेहतर तरीके से निकल के आ पाएगी। तो एक बड़ा काम हमें ये करना पड़ेगा। एक और चीज़ है कि हमें एक नया एजुकेशन सिस्टम बनाना पड़ेगा। जो मेघालय का एजुकेशन सिस्टम है उसकी आधारभूत चीज़ें बहुत ख़राब है। अब हमको उसको बदलना पड़ेगा, कंप्लीटली एक नई चीज़ का हमें इनोवेशन करके और लाना पड़ेगा। जैसे हम अपनी ओर से जो एक बड़ा प्रयास कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम को हम लोगों को वापस से लेके आना है और उसे रिस्टोर करना है। अब इस बात पे बहुत सारे लोग डिसएग्री करेंगे यार कि आज से हजारों वर्ष पूर्व जो कोई एजुकेशन सिस्टम था, आप बात कर रहे हैं कि उसे वापस लाया जाए इस आधुनिक टाइम में, तो ये तो बहुत ही मूर्खतापूर्वक बात है। बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम केवल एक छोटा सा पीपल का पेड़ या बड़ का पेड़ और एक गुरु की झोंपड़ी और गुरु उन बच्चों को पढ़ा रहा है, उसे मत समझिए। गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम एक टेक्नोलॉजी है, उसे एक टेक्नोलॉजी के रूप में देखिए। जब आप उसे एक टेक्नोलॉजी के रूप में देखेंगे तब आप वास्तविकता में समझ पाएंगे कि उसकी मान्यता क्या है या वो कितना ज़्यादा महान है। देखिए, वास्तविकता में अगर आज के समय हमें किसी चीज़ की सबसे बड़ी कमी जो खल रही है वो ये है कि बच्चे टीचर से इंटरेक्ट ही नहीं कर पा रहे, वो अपनी प्रॉब्लम्स को उनके सामने रख ही नहीं पा रहे, हमारे टीचर सही से काम ही नहीं कर पा रहे। और अगर हम लोग देखें यही चीज़ें गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम में, तो वो अपने बच्चे को एकदम परफेक्ट बनाते थे। और उसका कारण ये था कि गुरु और शिष्य के बीच की जो जुड़ाव, जो एक दूसरे के साथ में वो चीज़ें शेयर करते थे, वो साथ में रहते थे, वो एक दूसरे की समस्या और समाधान के अंदर बिल्कुल सपोर्ट करते थे, तो वो एक बड़ा कारण था। और इस टेक्नोलॉजी को किसी और वीडियो में बड़ी गहराई से मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। इसमें अभी हम लोग और चीज़ों पे काम करेंगे, चर्चा करेंगे। तो मैं जिसे गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम कह रहा हूँ, हो सकता है कि आप उसे मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम कहें, लेकिन हम इस बात पे एग्रीड हैं कि हम लोगों को ये बदलना पड़ेगा। कुछ नई चीज़ें जो है हमारे सिस्टम में लानी पड़ेगी और उनसे हम लोगों को एक नया जो रेवोल्यूशन है उसका आधार बनाना पड़ेगा, तब हम लोग इसमें सक्सेस हो सकते हैं। एक और बड़ी चीज़ जो हमारे पास में है जिसे हम लोगों को अपनाने की ज़रूरत है वो है टेक इनोवेशंस। वास्तविकता में इस समय में बहुत सारे टेक इनोवेशंस हो रहे हैं, हम लोगों को उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बड़ी प्रॉब्लम्स क्या है कि आज के टाइम पे सरकारें भी या जो भी लोग हैं या जो संस्थाएं हैं वो ये सोचते हैं कि यार हमें अगर बच्चे को शिक्षा देनी है या उससे ज्ञान देना है तो हम लोगों को एक बैग मंगवाना पड़ेगा, उनमें कॉपीज़ होनी चाहिए, उसमें पेन होना चाहिए, एक टीचर होना चाहिए जो उन्हें पढ़ाएं। बट इसे ही एक कम्प्लीटली डिफरेंट वे से आप देखिए कि इन कॉपी को, पेन को, पेंसिल को, इनको हटाइए ना, इन बैग्स वाली चीज़ को हटाइए। अब आप लैपटॉप पे या टैबलेट पर मूव हो जाइए, क्योंकि जिनको आगे बढ़ना है उनको ऐसा करना ही पड़ेगा। और मैं ये मानता हूँ कि ये बहुत इजी प्रोसेस है, कोई ज़्यादा नीड नहीं है। जैसे टीचर्स पर अभी सरकार बहुत ज़्यादा खर्चा करती है, उनमें से थोड़ा सा कम कर दीजिए और थोड़ा सा जो है वो अपने जो माता पिता हैं उनसे करवाइए, आधे से ज़्यादा उनके मम्मी पापा से कराइए। जैसे 60% आप उनके मम्मी पापा से पैसा ले सकते हैं, 40% सरकार कंट्रीब्यूट कर सकती है और एक टैब दे सकती है बच्चे को, जिस टैब से वो अपनी लर्निंग कर सकती है। और एक बढ़िया से बढ़िया अच्छा से अच्छा टैब भी 7 या 8 हज़ार में अच्छा से अच्छा टैब लिया जा सकता है, आराम से अपनी पढ़ाई की जा सकती है। और वो जो टैब है एटलीस्ट 6 to 7 ईयर्स ईजीली चलेगा और इसके बाद में बच्चा भी उस पोजीशन में होगा या मम्मी पापा भी आज के टाइम में जैसे जीवन स्तर जो है वो अच्छे से बढ़ता जा रहा है, तो डेफिनेटली
वो एक बड़ा कदम होगा और हम लोगों को वैसा बदलना पड़ेगा। आपके भी अगर बच्चे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनको भले मोबाइल फ़ोन आप ना दिलाएं, भले आप उसकी तरफ ना भेजें, बट आप अपने बच्चे को टैब ज़रूर दिलाएं और उनकी शिक्षा को थोड़ा बदलने का कोशिश करें। और एक ये भी समझिए कि आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो डेफिनेटली आपको भी ये सोचना पड़ेगा और उन इस बदलाव के अंदर आपको भी भागीदार बनना पड़ेगा। तो इस तरह से हम लोगों को बदलने की ज़रूरत है। एक और बड़ी चीज़ हमारे पास सामने ये है कि पर्सनलाइज लर्निंग हम लोगों को करानी पड़ेगी। अब पर्सनलाइज लर्निंग क्या होती है? जैसे कि एक क्लास है, अब क्लास में हो सकता है कि 100 बच्चे हो, अब सबको सेम ही चीज़ पढ़ाई जाती है। सबका देखिए, जिस जगह से वो आए हैं, जो स्किल्स उनमें हैं, जो मेंटेलिटी जो उनके पास में है, वो डिफरेंट डिफरेंट है और सबकी जो स्ट्रॉन्ग चीज़ें हैं वो अलग अलग है, बट सबको एक ही सिलेबस रटाया जा रहा है। उस सिलेबस को रटाने से बच्चा पास नहीं हो सकता है, सक्सेस नहीं हो सकता है। हमें उसे पर्सनलाइज करना पड़ेगा, यानी जिस तरीके की बच्चे की स्किल्स है, जिस तरीके का उसका इंटरेस्ट है, जैसी वो चीज़ें चाहता है या उसके अनकोडिंग बन सकती है वैसी बनानी पड़ेगी। अब ये हम लोग कैसे बना सकते हैं? तो इससे बनाने के लिए हम लोग नई टेक्नोलॉजी का ईजाद कर सकते हैं। अभी के टाइम पे भी बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी जो है आ रही है एजुकेशन में। बहुत बड़ा बदलाव किया जा रहा है। एआई जो है वो बहुत बड़े विस्तृत रूप में आ रही है और इन फ्यूचर आप देखेंगे कि आपके बच्चों को रोबोट्स पढ़ा रहे हैं या कुछ वर्चुअल टीचर्स पढ़ा रहे हैं। हम लोग भी उस दिशा में मेहनत कर रहे हैं। हमारे पास में भी टेक की टीम है और हमारे जो बच्चे जो पढ़ रहे हैं उन्हीं के साथ में हम इनोवेशन के लिए लगे हुए हैं। लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट यही होगी कि उस मामले में जब भी हम लोग आए आपके सामने और इन चीज़ों को लेके आए हैं, जैसे कि जो ऐप्स लेके आएंगे हम लोग या जो चीज़ें लेके आएंगे, उन्हें आप एक्सेप्ट करिए, अपने बच्चों तक पहुँचाइए। अगर हम लो कॉस्ट एजुकेशन या फ्री एजुकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको सपोर्ट करना चाहिए। उस वक्त हमें बहुत ज़्यादा नीड होगी और ऐसे किसी भी जगह पे जो भी इस तरीके की चीज़ें आज के टाइम में सपोर्ट कर रहा है या बनाने की कोशिश कर रहा है, उनको आपको भी सपोर्ट करना पड़ेगा, तभी जाके ये जो बड़ा परिवर्तन है वो हो पाएगा। वरना ये एक ही जगह रह जाए, क्योंकि देखिए दुनिया में एट दी एंड सब लोगों को अपने पेट में रोटी चाहिए ही चाहिए। अगर आप उन्हें सपोर्ट करते हैं तो डेफिनेटली वो चीज़ें आगे बढ़ेंगी, उनके ऊपर ज़्यादा काम होगा, तो आपको उस तरफ ध्यान देना पड़ेगा। और इन फ्यूचर जो एजुकेशन अभी होती है और जो आगे होगी वो कम्प्लीटली बदलने वाली है। हो सकता है कि कुछ फॉरेन कंपनीज यहाँ पे आए और मार्केट को कंप्लीट एक्वायर कर दें। और अभी के टाइम के पर भी अगर आप बात करें, जैसे कि बाइजूस, आकाश और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे ऐप्स हैं जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट मुझे जो उनमें एक सबसे बड़ी कमी लगती है वो ये है कि वो उनकी कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा है और उस कॉस्ट पे एक सामान्य बच्चा जो है वो एजुकेशन ले ही नहीं सकता है। डेफिनेटली उनके पास में बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी उन्होंने बिल्ड कर ली है, बहुत बड़ा इकोसिस्टम वो बना चुके हैं, उनके पास में बेस्ट से बेस्ट टीचर्स हैं, बट प्रॉब्लम ये कि उनकी एजुकेशन जो अफोर्डेबल है ही नहीं। उसको लोगों को हम लोगों को बदलना पड़ेगा। एक हमारे एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम ये है कि हम लोग बिजनेस माइंडेड है। हम लोग ये सोचते हैं कि यार हम कितने ज़्यादा एडमिशन ले सकते हैं, हम कितनी ज़्यादा फीस ले सकते हैं, लेकिन हमें इससे आगे बढ़ना पड़ेगा, हम कितनी बढ़िया क्वालिटी दे सकते हैं। अगर हम क्वालिटी दे सकते हैं तो डेफिनेटली चीज़ें बहुत अच्छे से हो पाएगा। पिछले ईयर मेरे पास में करीबन 12 से 13 बच्चे थे जो आईटी कंपनीज आईटी कॉलेजेस में काम कर रहे थे, बट इस वर्ष मेरे पास में करीबन 50 से ज़्यादा बच्चे हैं। अब ये एकदम से बड़ा परिवर्तन कैसे आ गया? जब मैं खुद सोच रहा था, जैसे हम टेबल कुर्सीज बना रहे थे या चीज़ें कर रहे थे, तब लोगों ने हमें कहा था या हमारे बच्चों ने हमसे कहा कि सर ऐसा कैसे पॉसिबल हो जाएगा? ये चीज़ें हमें पॉसिबल नहीं लगती, लेकिन मुझे विश्वास था क्योंकि मैंने क्वालिटी दी थी, मैंने सलेक्शंस दिए थे, तो डेफिनेटली वो चीज़ें निखर कर आई है। और आज जागृति गुरुकुल इस दिशा में बहुत अच्छे मेहनत कर रहा है, बहुत बढ़िया प्रयास कर रहा है। अभी के जो बच्चे हैं, जो इन्वायरमेंट है वो बहुत अच्छा है, परफेक्ट है। जिस चीज़ के लिए मैंने मेहनत की है, सपने देखे हैं, वो बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं और आपको बहुत बड़ा परिवर्तन कुछ ही सालों में जो है वो देखने को मिलेगा कि हमारे आसपास में बहुत सारे बच्चे टेक कंपनीज में लगे हुए हैं और डेफिनेटली हम उन बच्चों को भी यूज़ करते हुए नई टेक्नोलॉजीज़ का इजाद करेंगे और बच्चों के लिए कम्प्लीटली डिफरेंट सेटअप करेंगे। अब देखिए क्या होता है कि जब आपके टीचर्स के एफर्ट अगर बच्चे पे लगते हैं तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि टीचर्स को हर एक चीज़ समझनी पड़ती है, हर चीज़ करनी पड़ती है। लेकिन मान लियो कि इस टीचर्स की जगह कोई एआई है तो उसमें एफर्ट उसके बहुत ज़्यादा नहीं लगेंगे। अब एआई कैसे काम कर सकती है कि जैसे आज के टाइम पे क्या होता है कि कॉपी कोई ना कोई टीचर ही चेक करता है, उसे चेक करने में बहुत टाइम लगता है। वास्तविक स्थिति ये है, सच्चाई ये है कि कॉपी कोई भी अच्छे से चेक नहीं करता। कॉपी में शुरुआत के 4 क्वेश्चन देखे जाते हैं। मैं मेंटेलिटी बताता हूँ क्योंकि मैंने इसमें एक्सपीरियंस लिया है और चीज़ों को देखा है।
शुरुआत के 4 क्वेश्चंस देखे जाएंगे, उन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग नंबर्स कम करते जाते हैं हम लोग के। जैसे कि सबसे पहले 5 में से 5 आ रहे हैं तो अगले में थोड़े से और गिरेंगे, फिर अगले में थोड़े से और गिरेंगे, फिर थोड़े अगले में थोड़े से और गिरेंगे। उन चीज़ों को लेके हम एंड रिजल्ट दे देते हैं कि ये लीजिए ये रिजल्ट हमारा, और वो लगभग लगभग 95% सही भी होता है। बट प्रॉब्लम ये है कि फिर भी हम अच्छे से बच्चे को नहीं समझ पाए हैं। ठीक है, हो सकता है कि वो क्वेश्चंस के तौर पे हो, बट उसे वर्बली भी तो पूछना पड़ेगा ना। हो सकता है वो क्वेश्चन में अच्छे से नहीं समझ पाया, लेकिन वर्बली अगर जब हम उससे पूछेंगे कि आप बताइए मौखिक रूप से, तो वो चीज़ों को और गहराई से बता सकता है और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है बच्चे को। और नई स्किल्स जो है हम लोग सिखा सकते हैं। तो एआई उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है। नए नए ऐप्स आ रहे हैं वो उसमें हेल्प कर सकते हैं। पर्सनलाइज लर्निंग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो टेक का या टेक्नोलॉजी का एजुकेशन के फील्ड में आना बहुत बड़ा रेवोल्यूशन होने वाला है। इसको हम लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। आप अपने स्तर पे क्या कर सकते हो, तो आप एक्सेप्ट करिए और इन चीज़ों पे काम करिए। आज के टाइम पे यूट्यूब पे और बहुत सारी जगह ऐसा कंटेंट अवेलेबल है जो कभी बहुत ज़्यादा लाखों रुपए के बाद में भी नहीं मिलता था, जो आज कम्प्लीटली फ्री में अवेलेबल है। डेफिनेटली ये बड़ा परिवर्तन है, आप सब लोगों को उसका भागीदार बनना पड़ेगा। एक और बड़ी चीज़ हमारे सामने ये है कि हम अवेयरनेस ला सकते हैं। आज के टाइम पे भी अवेयरनेस आई है। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं ये देखता हूँ या मैं फेस करता हूँ कि बच्चा जब तक 12th में आ जाता है तब तक भी उसे नहीं पता होता है कि मुझे करना क्या है। 10th में भी पता नहीं है कि बच्चों को करना क्या है। तो वो जो जैसे हम लोग कहते हैं कि इस ज्ञान को हम लोगों को बदलना है या चीज़ों को लाना है, जैसे हम द्विज होना बोलते हैं, वो बच्चे को पहले करवाना पड़ेगा। वो चीज़ों को ऊपर पहले से काम करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अब अवेयरनेस में आप अपने स्तर पे क्या कर सकते हैं, तो आप सबसे पहले देखिए कि यूट्यूब पे कौन कौन सी चीज़ें बेस्ट से बेस्ट हैं, उनको सजेस्ट करिए ना, शेयर करिए लोगों को। अगर कोई फ्री में काम करके दे रहा है और वो काम टॉप का है तो आप उनको शेयर कर सकते हैं। और देखिए, वास्तविकता में कंटेंट दोनों तरीके का अवेलेबल है, अच्छा भी अवेलेबल है, बुरा भी अवेलेबल है, लेकिन जिसको ज़्यादा शेयर किया जाएगा वो लोगों तक पहुंचेगा। तो एजुकेशन में जो अवेयरनेस है वो ज़रूरी है। इसके अलावा हम लोगों को ये भी अवेयर रहना पड़ेगा कि जो सरकारी स्कूल चल रहे हैं वो सरकारी स्कूल हमारे टैक्स से चल रहे हैं, तो हम लोगों को बार बार जाके वहाँ पे चेक भी करना पड़ेगा। यानी जो अवेयरनेस वाला काम है, जागृति वाला जो काम है, हमें करना पड़ेगा। जैसे मैंने अपने स्तर पर ये प्रयास किया, आप भी अपने स्तर पर कोई ना कोई प्रयास जरूर करिए, उसमें हम लोग सफल रहेंगे। अब आप बात करते हैं कि ये लो कॉस्ट पे हम कैसे ला सकते हैं एजुकेशन को। जब जैसे कि हम लोग कोई ऐप बनाते हैं तो ऐप के पैसे एक बार लगे, कोडिंग करने के पैसे एक बार लगे, स्टोरेज के पैसे एक बार लगे, लेकिन अब हम उसे चाहें जितने बच्चों को दे सकते हैं, वो उसका कोई ज़्यादा पैसा नहीं लगता। तो डेफिनेटली वो लो कॉस्ट के तौर पर आ जाते हैं। पहले गुरुकुल ऐसे चला करते थे कि आसपास में जो भी लोग हो जाते थे वो मिल के दे दिया करते हैं। आज भी मेरे गुरुकुल का यही सीन है कि कोई भी बच्चा मेरे गुरुकुल में यहाँ पर रहता है तो वो अपने घर से जो भी लाता है, मान लो कोई दान भी ला सकता है, कोई सब्जियां ले आता है, जिनके पास में जो होता है व्यवस्था वो ले आते हैं और वो यहीं रुकते हैं। जो रुकी सुखी हम खाते हैं वो रुकी सुखी बच्चे खा लेते हैं, और साथ में बढ़ के हम लोग मिल के चल रहे हैं। लेकिन बड़ी बात ये कि ये सब कुछ लो कॉस्ट पे हो रहा है, इतनी कम कॉस्ट पे हो रहा है कि बच्चों को महसूस ही नहीं हो रहा कि हम लोग इतनी बड़ी चीज़ों पे के ऊपर काम कर रहे हैं। और जब उनका पैकेज होता है तो वो खुद हैरान रहते हैं, उनके मम्मी पापा हैरान रहते हैं कि यार कि हमें इतना बड़ा पैकेज कैसे मिल सकता है, हमने इतना इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं। लेकिन वो इस बात को समझते हैं कि डेफिनेटली हम जब जागृति गुरुकुल के साथ में जुड़े हुए हैं तो कॉस्ट यहाँ पे मैटर नहीं करते, आपका एफर्ट्स मैटर करते हैं। तो इन चीज़ों को हम लोगों को लाना पड़ेगा और टेक के साथ में ये बहुत ईजी हो जाएगा। टेक्नोलॉजी जब आ रही है तो हम लोगों को इसके साथ में बहुत अच्छे तरीके से कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अगर आप कोई डेवलपर है, जैसे कि मेरी टीम से जो भी बच्चे देख रहे हैं, अगर आप डेवलपर हैं तो आपको सोचना पड़ेगा कुछ नए इनोवेशंस के बारे में। आज तक हम लोग ये जानते हैं कि टेक्स्ट हमारे पास में मीडिया है, वीडियो हमारे पास में है, इमेजेस हमारे पास में ऑडियो है, बट एक नया फॉर्मेट का इजाद किया जा सकता है, कुछ ऐसा जिससे कि इनपुट लिया जा सकता है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम लोग हमारी एजुकेशन में ला सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो डेफिनेटली उस तरफ आपको कदम बढ़ाने पड़ेंगे, काम करने पड़ेंगे अपने स्तर पे। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि एजुकेशन के प्रति अवेयर रहिए। जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसको जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट करने का कोशिश करिएगा। वो बहुत अच्छी पॉलिसी है, वो बहुत ज़्यादा चेंजेस ले आएगी, लेकिन बहुत सारी जो बेसिक चीज़ें उन्हें अभी भी हमें बदलने की ज़रूरत है। तो उसके लिए बड़ा रेवोल्यूशन की नीड है। जो भी जहाँ से भी जिस भी स्तर पर ये रेवोल्यूशन में सहयोग करने की कोशिश कर रहा है उसे रिकॉग्नाइज दीजिए, उसके सपोर्ट करिए
और हम जैसे लोगों के पास में अगर आप वास्तविकता में चाहते हैं कि नहीं यार हमको कुछ बढ़िया करना है, तो डेफ़िनेटली हमारा सपोर्ट करिए। जागृति गुरुकुल एक बहुत बड़ी सोच के साथ में काम कर रहा है और डेफ़िनेटली आप सब लोगों की सपोर्ट की नीड है। आप अपने बच्चे हमारे पास में भेजिए, एक बढ़िया रिज़ल्ट चाहिए तो। और अगर आप चाहते हैं कि बड़ी टेक कंपनीज़ में आपके बच्चे काम करें, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन आपको डेफ़िनेटली जो भी लोग आ रहे हैं उनका सपोर्ट करना पड़ेगा, उनका साथ देना पड़ेगा। समय बहुत ज़्यादा लंबा बढ़ता जा रहा है और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपने इसे पसंद किया होगा। आपके जो भी विचार है वो जो आपने कमेंट में डाले हैं और भी डालेंगे, उन सब के हम रिप्लाई देंगे और डेफ़िनेटली इस यात्रा को बहुत गहराई से अच्छी करने की कोशिश करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो पहला एपिसोड था ये आपको पसंद आया होगा। डेफ़िनेटली नेक्स्ट एपिसोड में कुछ और चीज़ें, बड़ी चीज़ें हम लोग लाने वाले हैं और एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला है, तो डेफ़िनेटली उस पर हम लोग काम करेंगे। तब तक के लिए नमस्कारम, जय हिंद।